वेलकम बैक। आपको बताएं कि बल्दिया मलीर की यूसी नंबर 5 में बड़ी कैटल कॉलोनी इंतजामी गफलत के बायस मसाइल का शिकार है। 3 अरब रुपए सालाना टैक्स देने वाले इस इलाके में तालीमी दरसगाहों में जानवर बांधे जाने लगे हैं। नाले और सड़कें लोग अपनी मदद आप के तहत तामीर करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम म्यूनिसिपल आवर। डिस्ट्रिक्ट मलीर में हम मौजूद हैं, जो कि कैटल कॉलोनी उर्फ आम में भैंस कॉलोनी भी कहा जाता है। 700 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैटल कॉलोनी है। इतराफ के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी मुख्तलिफ जो इसकी आबादियाँ हैं वहाँ पे भी कैटल फार्मिंग का ये काम अंजाम दिया जाता है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि 900 एकड़ रकबा जो है इस कैटल कॉलोनी का है, जहां पे बुनियादी सहूलियात की फरामी के हवाले से जो इदारे हैं वो नाकाम दिखाई देते हैं। एक और खासियत आपको बताऊं कि 4.5 लाख के लगभग यहाँ पर जानवर जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती इसकी कि किसी एक मकाम पर इतने जानवर मौजूद हों। शाकिर उमर गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन की मारूफ शख्सियत हैं और इससे कबल भी ये मुतअद्दिद मरतबा कैटल कॉलोनी के मसले मसाइल जो है वो उजागर कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। फरमाइएगा, जो कैटल कॉलोनी है आपकी, जिसे उर्फ आम में भैंस कॉलोनी भी कहा जाता है, किन बुनियादी मसाइल से दो चार है? पूरे पाकिस्तान में जिस तरह जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से हमारे लोग महरूम हैं, हम भी उन्हीं किस्म के मसाइल का शिकार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जब बात हम करते हैं तो 1965 में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जनरल अयूब खान ने भैंस कॉलोनी बनाई थी, जहाँ सेवरेज का बेहतरीन निज़ाम था, सड़कों का बेहतरीन निज़ाम था। पूरे मुल्क में ऐसी भैंस कॉलोनी नहीं, पर उसके बाद इसकी मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अब जो नाले टूट जाते हैं उन्हें हम खुद बनवाते हैं। सड़कों की तामीर मेरी जिंदगी में शायद ही एक मरतबा हुई हो, कभी भी इन्होंने सड़कें नहीं बनाई। दूसरा, यहाँ पे हमारे बच्चों के जैसे कि तालीम जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात में हम लेंगे, तालीम हासिल करने के लिए यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज हमारा बनाया गया 4 साल पहले, पर उसमें भैंसें उतरती हैं, ना कि उसमें हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। सरकारी स्कूल 2 हैं, उसमें गधे बंधे हुए हैं। तो मकसद कहने का ये है कि इन सब तमाम चीज़ों पर तवज्जो इन्हें देनी चाहिए, क्योंकि हम पूरे कराची को इंतहाई हाइजेनिक तरीक़ेकार से दूध और गोश्त की फराहमी करते हैं, पर जिस तरह रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हम करते हैं तकरीबन 3 अरब रुपए सालाना का है, पर हम पे 1 रुपया खर्च नहीं किया जाता। तो इदारों को सोचना चाहिए कि हमसे जो वसूली कर रहे हैं यहाँ के, जाहिर सी बात है जो वो यहाँ पे खर्च करेंगे तो वो हम शहर को अगर हाइजेनिक तरीक़ेकार से जदीद तरीन खतूत पर डेयरी फार्मिंग को इस्तेमाल करके जब दूध और गोश्त की तरसील करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से भी बचेंगे, हम भी बचेंगे, शहरी भी महफूज रहेंगे। तो इन सबको समझना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 3 अरब रुपए सालाना यहाँ से जो है हुकूमत को टैक्स की मद में मौसूल होते हैं, लेकिन आपका कहना ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ये फरमाइएगा कि यहाँ पर जो डेयरी फार्मर्स हैं या जो भैंसों के बाड़े हैं, उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना है और कौन सी ऐसी मुश्किलात आप समझते हैं कि इनको फिलफौर हल होना चाहिए जिससे इस शोबे में भी तरक्की आए? देखें जी, सबसे पहले तो फार्मर को वो जो एजुकेट करने के हवाले से मामला आते हैं वो तो है महकमा लाइव स्टॉक के, उससे डीएमसी का या केएमसी का ताल्लुक नहीं है। बहरहाल महकमा वेटनरी डिपार्टमेंट केएमसी का है और डीएमसी भी उसमें हिस्सेदार है। और हमसे जो रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं, जैसे कि ड्राई एनिमल फी है और मिल्चिंग एनिमल फीस है, हेल्थ क्लियरेंस, ये सब डीएमसी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची लेते हैं। तो इन्हें इस सिलसिले में फार्मर्स को सहूलियत फराम करनी चाहिए। उस यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि नाले, यहाँ के सीवरेज का निज़ाम बेहतर करना चाहिए। नाले उबल रहे हैं, बीमारियां उससे फैल रही हैं। हमारे जानवर रोड पे मरे हुए पड़े हैं, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है, उससे बीमारियां फैल रही हैं मुसलसल। जो उनकी आलाइशों से तेल निकाल के शहर में तरसील किया जा रहा, कोई रोकने वाला नहीं है। मुर्दा जानवरों का गोश्त शहर में फरोख्त हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम उस पर आवाज़ उठाते हैं तो हमें कभी साउथ अफ्रीका से टेलीफोन कॉल्स आती हैं, कभी कालदम तंजीमें मुझे फ़ोन करती हैं, धमकियां देती हैं, हमारी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं। तो फार्मर्स को फैसिलिटीज़ फराम करनी चाहिए, फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए। ये जो लाखों मेट्रिक टन डंग, गोबर
समंदर बुर्द कर दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कोई मुनासिब मनसूबा बंदी करें, हम बायोगैस प्लांट लगाएं, जैसे कि ये सैयद मुस्तफ़ा कमाल के और जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में एक कंपनी आई थी, पर करप्ट और नाहल लोगों ने उस कंपनी को वापस कर दिया, माहिदा हुआ था। उसके जरिए हम पूरे मुल्क को, पूरे कराची को गैस और बिजली मुफ्त फराम कर सकते हैं। फार्मर्स को, क्योंकि देखें वो जब समंदर में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आलूदगी तो फैल रही है ना। तो जी, समंदर में आलूदगी भी फैल रही है इस गोबर की वजह से। ये फरमाइएगा कि दीगर डिस्ट्रिक्ट की तरह डिस्ट्रिक्ट मलीर में भी जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सुपुर्द कर दिया गया है। कैटल कॉलोनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कारकर्दगी क्या है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की? क्या प्रॉपर कचरा उठता है, और अगर नहीं उठता तो फिर उसको किस तरह ठिकाने लगाया जाता है? और यहाँ पे रिहायशी भी तकरीबन कोई 5-7 हज़ार घराने मौजूद हैं, उनकी मुश्किलात जो हैं वो क्या हैं? देखिए जी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई गाड़ी हमने अब तक यहाँ नहीं देखी। हमारे यहाँ चूंकि सेवरेज का निज़ाम तबाह है, गोबर के पहाड़ बने हुए हैं और जिससे ताफन उठता है, बीमारियां फैलती हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन्हें फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, सफाई का निज़ाम कोई वज़ा करना चाहिए। अगर उनको ये दे दिया गया तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम भी लिखेंगे, क्योंकि हमारे इल्म में ये नहीं था, हम तो ये समझते थे केएमसी या डीएमसी ना करना। तो इन्हें उस पर फौरी तौर पे इकदामात करने चाहिए सफाई के। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बरसाती नालों के हवाले से नाला सफाई के लिए खुसूसी फंड्स जो है वो डीएमसीज को जारी किए गए थे, डीएमसी मलीर को भी जारी हुए। क्या मजमूई सूरत हाल है कैटल कॉलोनी के बरसाती नालों की? क्या उनकी सफाई हुई थी, और अगर नहीं हुई तो उस पर कोई आवाज़ उठाई आपने? देखें जी, करप्ट और नाअहल लोग सीटों पे बैठे हैं, और अगर इस किस्म का फंड जारी हुआ था तो हमारे यहाँ तो ये खर्च किया नहीं गया। अब भैंस कॉलोनी चूंकि मेहरान हाईवे के साथ बनी हुई है, और एक तरफ समंदर, एक तरफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, और एक तरफ पोर्ट कासिम है, और एक तरफ पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री, बीच में हम है। अब मेहरान हाईवे देखें, मुसलसल ट्रैफिक पोर्ट कासिम से चलता है, और मेहरान हाईवे का एक ट्रैक बंद है, वो गोबर से भरा हुआ है, वो पानी से भरा हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, कोई तवज्जो नहीं है इनकी। हमारी तकरीबन 10,000 से जायद गाड़ियां यहाँ चलती हैं रोजाना। आप यकीन जाने तबाह हो गई हैं दूध की गाड़ियां, तबाह हो गई हैं हमारी, जिसमें हम सफर फैमिली के साथ करते हैं गाड़ियां। तो फौरी तौर पे इन सड़कों की तामीर करनी चाहिए, भैंस कॉलोनी के रोडों की तामीर करनी चाहिए, भैंस कॉलोनी के नालों को, सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। जो हमारे जानवरों का गोबर है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को किसी कंपनी को ठेका दे देना चाहिए, उस गोबर को प्रॉपर इस्तेमाल में ला के उससे गैस, बिजली पैदा करनी चाहिए, और जो फिर उससे फर्टिलाइजर हासिल हो उससे पाकिस्तान की जमीनों को जरखेज करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ हमें किसी भी यूरिया की जरूरत नहीं है। जो हमारा ये कीमती यूरिया हम जाया कर रहे हैं, समंदर बुर्द कर रहे हैं, इसे इस्तेमाल में लेना चाहिए, पाकिस्तान की जमीनों को जरखेज करना चाहिए। अच्छा, दीगर शहर के इलाकों की तरह आपने भी जैसा कि बताया और हमने देखा, यहाँ पे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जो इशू हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह शहर के दीगर गुंजान आबाद इलाकों में। सेवरेज की तो आपने बता दी बात कि निकासी आपका निज़ाम दुरुस्त नहीं है, ना नाले साफ हुए हैं। ये बताइएगा पानी की सप्लाई की सूरत हाल क्या है? क्या रिहायशियों को और ये कैटल फार्मिंग वालों को प्रॉपर तरीके से पानी मिल पाता है, या यहाँ पे भी एनएसआर जो है वो टैंकर माफिया पे? असल में जी, जो भैंस कॉलोनी के शुरू के डेयरी फार्म है वहाँ तो पानी आता है, जो आखिर के डेयरी फार्म है वहाँ हम बोर से काम चलाते हैं, जमीनी पानी से हम काम चलाते हैं। और यहाँ पे टैंकर माफिया चूंकि मजबूत है, तो टैंकर माफिया जो है वो चल रही है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे कराची के तकरीबन आइडेंट्स बंद कर दिए गए हैं, 7 आइडेंट शायद चल रहे हैं, यहाँ का भी बंद कर दिया गया था, पर रात के टाइम में वहाँ पे पानी भरा जाता है और टैंकर माफिया यहाँ भैंस कॉलोनी को पानी सप्लाई करती है। सेहत की सहूलियात कैसी हैं? क्योंकि डीएमसी में हमने जो चेयरमैन हैं जान मोहम्मद बलोच साहब, उनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि केएमसी से जब डीएमसीज को मुंतकिल हुए हैं डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल वगैरह,
تو اس میں کافی بہتری ان کی جانب سے لائی گئی ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ کیٹل کالونی جو کہ UC3 میں آتا ہے یہ علاقہ ملیر کے, یہاں پر صحت کی سہولیات سرکاری سطح پر کیا ہیں؟ کیا ڈسپنسریز فعال ہیں, نہیں ہیں تو کیوں ہیں, اور یہ کب سے غیر فعال ہیں؟ یہاں پہ ایک ڈسپنسری ہے جی, پر وہ آج تک فعال نہیں ہو سکی. تو جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں KMC سے DMC کو منتقل ہو گئی ہیں چیزیں, تو انہیں ان تمام ڈسپنسریز کو فعال کرنا چاہیے, اور محکمہ صحت کو اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں انہیں ایسے نااہل لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور DMC ملیر, چونکہ ہم تو بار بار ان کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہے ہیں, KMC اور DMC کے خلاف, جیسے کہ ڈرائی اینیمل فی پہ ہم نے احتجاج کیا, دیگر چیزوں پہ ہم نے احتجاج کیا. ہم اس سلسلے میں بھی اب احتجاج پہ جائیں گے کہ جی ہمارے سڑکوں کی تعمیر کریں, ہمارا انفراسٹرکچر اس پہ توجہ دیں, تاکہ شہر کو دودھ اور گوشت کی سپلائی پراپر ہو سکے اور ہائیجینک طریقہ کار سے ہو سکے. یہاں کچرا اٹھانے کا کوئی نظام نہیں ہے, نہ تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے کچھ کچرا اٹھواتے ہیں, اور نہ ہی DMC ملیر KMC ملیر کوئی کچرا اٹھانے کا. ہم پیسے دے کے اٹھواتے ہیں. نالوں کی صفائی ہم 2200 روپے فی گھنٹہ دیتے ہیں نالوں کی صفائی والوں کو, اور ظاہری سی بات ڈمپر والوں کو بھی. اور ان مشینوں سے ظاہری سی بات ہے نالے ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے, آج تک انہوں نے ان کی تعمیر پہ کوئی دھیان نہیں دیا, انفراسٹرکچر کی بحالی پہ. نالوں کی تعمیر میں اپنے فارم کے باہر بھی اب کل سے شروع کروں گا نالا بنانا, تو نالے بھی ہم خود بناتے ہیں. اور تیسری ایک بات یہ کہ ہمارے یہاں پہ قبضے بہت زیادہ ہو رہے ہیں, جیسے کہ KMC کی محکمہ ویٹنری ڈپارٹمنٹ کی جو زمین ہے بوسا منڈی کے پیچھے, چکن فیڈ پلانٹ ہے, اس کے پیچھے قبضے ہو گئے ہیں, لوگوں نے گودام بنا لیے ہیں بڑے بڑے. ہم بار بار لکھتے ہیں کہ جی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے, پر یہاں ان کی چونکہ ملی بھگت سے تمام کام ہوتا ہے, یہاں کے مختار کار اور دیگر لوگ اور DMC ملیر یہ قبضے کراتی ہے. تو انہیں قبضوں کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں, انہیں ڈیسیجن لینا چاہیے کہ فوری طور پہ قبضے بھی ختم کرائیں, اور جو سرکاری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ غلط کام ہو رہے ہیں ان پہ فوری ڈیسیجن لینا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے شاکر عمر گجر صاحب کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ اربوں روپے سالانہ ٹیکس ادا کرنے کے باوجود جو کیٹل کالونی ہے, بھینس کالونی ہے, یہاں پہ جو سہولیات کا سلسلہ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. شہر کا مضافاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی جو ہے وہ کوئی اتنا مؤثر نہیں ہے. یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ رہائشی بھی جو ہے وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں, نہ انہیں صحت کی پراپر سہولت مل رہی ہے اور نہ ہی تعلیم کی. ان مسئلے مسائل کو مزید اجاگر کرتے رہیں گے اپنے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ